कार्तिक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसके माता पिता, पत्नी मीरा, बहन राधा और 2 बच्चे हैं। एक दिन मीरा कहती है, कार्तिक, बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए 2000 जमा करने पड़ेंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो 10,000 जमा किए थे ना। हाँ, वो तो फीस और प्रोजेक्ट के पैसे जमा किए थे। अभी तो अगले महीने एडमिशन फीस और किताबों के पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे। 40 से 50,000 का खर्चा है। मीरा, इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं क्या करूं? बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दूं? मीरा, तुम जानती हो ना, मैं मुश्किल से 35 से 40,000 ही कमा पाता हूँ। इस घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या खाना और कपड़े पहनना भी बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मीरा। तुम जानती हो राधा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। घर के खर्चों के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठानी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा की शादी है, तो करो जो मन में आए। मैं बोझ लगती हूँ तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी। मीरा, मुझसे बहस मत करो। सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर ही कलेश करके दिन मत खराब करो। इतना बोलकर कार्तिक वहां से चला जाता है। तभी, कार्तिक बेटा, ऑफिस जा रहे हो? मेरी दवाइयां लेते आना। और बेटा, बिजली का भी बिल 2 महीने से जमा नहीं हुआ, इसे भी आज जमा करवा देना। जी पिताजी, लाइए बिजली का बिल। 4,600 रुपए बिजली का बिल आया है। माँ, मीरा, राधा, कितना ज्यादा बिल आया है। भैया, ये 2 महीने का बिल है और मैं तो सिर्फ फोन चार्ज करती हूँ। अरे बेटा, मैं तो गीजर से पानी गर्म करने के अलावा मेरे कमरे में एक पंखा और एक लाइट ही तो जलते हैं। मीरा, तो फिर इतना बिल कैसे आया? हाँ, सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा दो ना। भाभी, आप भी तो एसी चलाती हो, उससे भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना। एसी मेरे मायके से आई है और वो भी अब सबकी आंखों में खटकने लगी है। मीरा, अपना मुंह बंद करो और आज के बाद तुम एसी नहीं चलाओगी। माँ, आप भी अपना पानी धूप में गर्म करके नहाया करो। कार्तिक ये कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल गया। घर से कुछ आगे जाते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। कार्तिक को पंचर बनवाकर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस ने कार्तिक को अपनी कैबिन में बुलाया। मैं आई कम इन सर? कम इन। बहुत लेट हो तुम। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी बाकी है। क्यों? सर, मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, बिजनेस कहीं से मिल नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम रिजाइन कर सकते हो। नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ। मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी सर। इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। जाओ यहाँ से, और बिना बिजनेस लाए मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। कार्तिक बिजनेस की तलाश में इधर से उधर कड़ी धूप में सारा दिन भटकता रहता है और थका हारा जब शाम को घर आया। बेटा, मेरी दवाई ले आए और बिजली का बिल भर दिया। अब दवाई लाना भूल गया पिताजी, और बिजली का बिल जल्दी भर दूंगा। पर बेटा, याद से भर देना, वरना बिजली वाले बिजली काट कर चले जाएंगे। लीजिए पानी। बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल में जमा करने वाले पैसे लेकर आए? अभी सैलरी नहीं आई है मेरा, और अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं? बच्चे अगर इस साल एनुअल फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। अरे, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब मीरा रोने लगती है। भाभी, आप रोइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पर राधा, घर के भी खर्चे हैं,
कार्तिक के गुस्सा करने से घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। पर मीरा बेटा, लड़ाई करने से भी कोई समाधान नहीं मिलेगा, उल्टा घर का माहौल ही खराब होगा। पर मुझे लगता है हमें भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाना चाहिए। मुझे योगा सेंटर में जॉब का ऑफर मिला है, मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। वैसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैं भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी और काज बटन लगाकर सिलाई करने में भी सहायता करूंगी। मीरा, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। इस तरह से अब घर के सभी सदस्यों के सहयोग से पैसों की समस्या दूर हो गई और सब खुश रहने लगे। इससे हमें सबक मिलता है कि एकता में कितनी ताकत होती है। अपने पराए, घर की लड़ाइयां कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहां रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था। तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं, जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सजा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी हैं। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था, पापा को तो बचा नहीं पाए,
लेकिन भैया को जरूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।